हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जावा निंजा। सो दोस्तों, आज हम लोग जेडीबीसी के लिमिटेशंस के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने जेडीबीसी की ओवरव्यू के बारे में देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जेडीबीसी क्या होता है, जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, जेडीबीसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर मैनेजर क्या होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, रिजल्ट सेट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रिजल्ट सेट को किस तरीके से आइटरेट करके वहां से हम लोग डेटा को फिच करते हैं, जेडीबीसी में एक्सेप्शन को हम लोग किस तरीके से मैन्युअली हैंडल करते हैं। ये सब हमने जेडीबीसी के ओवरव्यू में देखा था। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जेडीबीसी के लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं गाइज। आखिर जेडीबीसी में कुछ तो कमियां रही होंगी ना, तभी तो हम लोग हाइबरनेट पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। तो गाइज जेडीबीसी में सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हम लोग बॉयलर प्लेट कोड को बार बार यूज करते हैं। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब क्या है कि सम पीस ऑफ कोड को हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को क्रिएट किया है। तो गाइज जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सम पीस ऑफ कोड ही तो है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो जेडीबीसी में बॉयलर प्लेट कोड को गाइस हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं और इसे हमें मैन्युअली बार बार लिखना पड़ता है ना। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाए होंगे तो उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज होती है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में बेसिकली डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे हमने एक यूजर मैनेजमेंट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूआरएल हो गया, जिन चीज़ों की भी जरूरत होती है गाइस, ये हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एक तरह से कॉन्फ़िगर कर देते हैं, है ना। और जब जब डेटाबेस कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तब तक यहाँ से हाइबरनेट डिटेल्स को फेच करता है और फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए सेम पीस ऑफ कोड को हम लोग बार बार नहीं यूज कर रहे हैं। हाइबरनेट एक जगह पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है एंड उसी कॉन्फ़िगरेशन को वो बार बार यूज करता है। तो गाइज ये जेडीबीसी का फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड को हम लोग बार बार यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बॉयलर प्लेट कोड का मतलब है कि कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो रिपीटेटिव कोड की जरूरत पड़ती है उसे हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो ये जेडीबीसी का फर्स्ट लिमिटेशन है गाइस। सेकंड लिमिटेशन जेडीबीसी का गाइस रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस को हम लोग किस तरीके से केयरफुली हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसे हैंडल कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी परफॉर्मेंस इश्यूज ना हो, कोई भी मेमोरी इश्यूज ना हो। तो गाइज हमें पता है कि जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ता है ना। यहाँ पे हमने देखा कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है गाइस, इन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं गाइस, तो ये ऑब्जेक्ट्स जब तक एक्टिव रहेंगे ये रिसोर्सेज को कंज्यूम करते रहेंगे। अगर रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मेमोरी कंजम्पशन भी होगा। तो गाइज इसी तरीके से अगर ये रिसोर्सेज को कंज्यूम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे हम लोग आउट ऑफ मेमोरी का एक एक्सेप्शन एप्लीकेशन हमारा थ्रो कर देगा, है ना। तो ये डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गाइज कि जो भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसे वो क्लोज करे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फाइनली ब्लॉक में हमने यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट किया था, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अगर वो नल नहीं है तो उसे क्लोज कर दो। यहाँ पे हमने इन दोनों को क्लोज कर दिया है, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग रिलीज कर दिया है ना।
अगर हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे। इससे हमारा मेमोरी लीक होता है। मेमोरी लीक का मतलब है कि कंटिन्यूअसली रिसोर्सेज का कंजम्पशन होना, कंटिन्यूअसली मेमोरी का कंजम्पशन होगा और मेमोरी का डिग्रेडेशन होना। अगर मेमोरी लीक होता है गाइस तो उसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे। क्योंकि गाइस अगर आपके पास मेमोरी नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम स्लो परफॉर्म करेगा ना। जेडीबीसी में मेमोरी लीक बेसिकली कई तरीके से होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला जो है गाइस यहाँ पे कनेक्शंस के थ्रू होता है। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अगर उसे हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब क्या है, मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है। और अगर मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है गाइस तो इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे। और सेकंड चीज ये है गाइस कि अगर कनेक्शंस को क्लोज नहीं करते हैं तो कनेक्शन पूल में अवेलेबल जो कनेक्शंस है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि इन फ्यूचर हमें डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो चूंकि कनेक्शन पूल में सारे कनेक्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो उस समय आप कनेक्शन किस तरह से क्रिएट कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा ना। तो ये बेसिकली मेमोरी लीक कनेक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अगर आप कनेक्शन को ओपन करते हैं और उसे क्लोज नहीं करते हैं तो इससे जो अवेलेबल कनेक्शंस है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा कनेक्शन पूल से। सेकंड मेमोरी लीक का कॉज है गाइस स्टेटमेंट। गाइस अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे हमें क्लोज भी करना है। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं करेंगे गाइस तो वो भी रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। इससे क्या होगा, मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मेमोरी लीक होता है। तो चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट जेडीबीसी के लिमिटेशन की ओर बात करेंगे। तो थर्ड जेडीबीसी का लिमिटेशन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जेडीबीसी में गाइस जितने भी एक्सेप्शंस है वो डेवलपर्स को खुद ही मैनेज करना पड़ता है, उसे खुद ही हैंडल करना पड़ता है। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं है गाइस। हाइबरनेट जितने भी एक्सेप्शंस है हाइबरनेट खुद ही मैनेज करता है। यहाँ पे हाइबरनेट डेवलपर्स को एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। अगर जेडीबीसी में गाइस डेवलपर्स खुद से एक्सेप्शन को मैनेज कर रहे हैं या फिर हैंडल कर रहे हैं तो उसमें डेवलपर्स की तरफ से गलती होने का चांसेस हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस को वो हैंडल करना भूल जाए। इससे क्या होगा कि जब आप लोग एप्लीकेशन को रन कीजिएगा और कोई एक पर्टिकुलर केस को आप हैंडल नहीं कर किए हैं तो प्रोडक्शन में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। तो गाइज यहाँ पे डेवलपर्स को सारे कॉर्नर केसेस को सोचते हुए कोड को लिखना पड़ता है। तो ये एक जेडीबीसी का ड्रॉबैक है कि डेवलपर्स को यहाँ पे एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अब गाइज जो जेडीबीसी में जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि जो रिजल्ट सेट है जेडीबीसी का गाइज, जो भी हम लोग रिजल्ट सेट क्रिएट करते हैं वो बेसिकली नॉन सीरियलाइजेबल होता है गाइज। नॉन सीरियलाइजेबल कहने का मतलब क्या, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में उस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, है ना। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया है तो उसे हम लोग किसी भी फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज अगर रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को एक जेवीएम से दूसरे जेवीएम तक कैसे सेंड कीजिएगा, नहीं सेंड कर पाइएगा ना। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है गाइज कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं। इसमें सेकंड चीज ये भी है गाइज कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सपोज कीजिए कि आपने एक लोकल मशीन में एक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया है तो आपने एक रिजल्ट सेट भी क्रिएट करोगे क्योंकि आपको डेटा फेच करना है, डेटा रिट्राइव करना है। तो जब तक वो डेटाबेस कनेक्शन ओपन है तब तक तो आपका रिजल्ट सेट गाइस वैलिड है। और अगर जैसे ही आप उस डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करते हैं तो आपका रिजल्ट सेट इनवैलिड हो जाता है। अगर गाइस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट आपका इनवैलिड हो जाता है तो आप ही बताइए उस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक जेवीएम से दूसरे जेवीएम तक ट्रांसफर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ना। क्योंकि
आप उसको ट्रांसफर कीजिएगा, वो इनवैलिड हो चुका है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। वो रिजल्टेड ऑब्जेक्ट तो बेसिकली इनवैलिड हो गया ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक जेडीबीसी का लिमिटेशन है गाइस कि रिजल्टेड ऑब्जेक्ट नॉन सीरियलाइजेबल होता है, उसे हम लोग एक नेटवर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट जेडीबीसी का लिमिटेशन देखते हैं। गाइस, जेडीबीसी का नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि जेडीबीसी ओआरएम को सपोर्ट नहीं करता। ओआरएम मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसका मतलब यह है गाइस कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ओआरएम उसे रिलेशनल डेटाबेस के साथ मैप करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक यूजर मैनेजमेंट नाम का एक क्लास बनाया है। इस क्लास को गाइस हमने एक एडरेट एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट किया है गाइस। इसका मतलब यह है कि ये क्लास को हमने परसिस्टेंस क्लास बनाया है, ठीक है। तो गाइस, जब भी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ओआरएम क्या करेगा, इस क्लास को डेटाबेस के साथ मैप करेगा। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट नाम का क्लास है गाइस, तो डेटाबेस में यूजर मैनेजमेंट नाम का टेबल क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट क्लास जो है, इसके जितने प्रॉपर्टीज है डेटाबेस में, यूजर मैनेजमेंट टेबल में उतने कॉलम्स बन जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को रन किया, एंड रन करने के बाद हाइबरनेट ने खुद से ही हमारे लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया है। इसके लिए हमें कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। यहाँ पे हाइबरनेट ने, यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से ही क्वेरी को जनरेट किया है। और गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेरी जिस तरीके से यहाँ पे जनरेट होकर यहाँ पे शो हुआ है, तो इसके लिए गाइज एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल, इसको ट्रू करना पड़ता है। और जो भी एसक्यूएल क्वेरी जनरेट हुआ है उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल को भी ट्रू करना पड़ता है। तो अगर अगर गाइज आपके पास ये दो लाइन ऑफ कोड रहेगा, तो हाइबरनेट जो भी क्वेरी जनरेट करता है वो उसे इस तरीके से शो करेगा, है ना। तो अब देखते हैं गाइस कि डेटाबेस में किस तरीके से टेबल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस कि हमने जो डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखा है वो यूजर मैनेजमेंट है ना। तो यूजर मैनेजमेंट डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट डेटाबेस है, और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी अभी टेबल नहीं था। अभी हमने उसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट हुआ, है ना। और इसे हम लोग अगर व्यू करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं guys कि यूजर मैनेजमेंट क्लास, वहाँ पे जो परसिस्टेंस क्लास था, उसके जितने प्रॉपर्टीज थे उतना ही यहाँ पर हमारा कॉलम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आईडी है, एज है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, नेम है, और जो प्रॉपर्टीज का जो भी डेटा टाइप था गाइस, उस तरीके से ओआरएम ने यहाँ पे डेटाबेस में डेटा टाइप को मैप किया है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि जेडीबीसी में ओआरएम का कंसेप्ट नहीं है गाइस। जेडीबीसी ओआरएम को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर जेडीबीसी ओआरएम को सपोर्ट नहीं करता है गाइस, तो जितने भी हम लोग परसिस्टेंस क्लास बनाएंगे उसको डेटाबेस के साथ मैप करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस कि ओआरएम के न रहने से क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है गाइस वो है मैनुअल स्क्रिप्टिंग। जेडीबीसी में कोई भी छोटा सा छोटा ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना होगा गाइस, तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली क्वेरी लिखनी पड़ती है गाइस। बट यहाँ पे हमने देखा हाइबरनेट में ऐसा नहीं है। हाइबरनेट के पास इनबिल्ट फंक्शंस है, उन फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो चैलेंज है वो मैनुअल स्क्रिप्टिंग है। सेकंड जो चैलेंज है गाइस कि जेडीबीसी ऑब्जेक्ट मैपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ओआरएम नहीं रहेगा तो जेडीबीसी ऑब्जेक्ट मैपिंग को भी सपोर्ट नहीं करेगा। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने एक यूजर मैनेजमेंट नाम का क्लास बनाया है। एक यूजर के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं ना गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, वन टू मेनी का एक मैपिंग रहेगा। एक एक यूजर ऑब्जेक्ट का जो मैपिंग है वो एड्रेस ऑब्जेक्ट के साथ मैपिंग होगा। हाइबरनेट हमें इस तरह का फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए। बट जेडीबीसी में ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए
एक्सप्लिसिटली क्वेरी लिखनी पड़ेंगी। थर्ड जो चैलेंज आएगा इसकी, कोई भी कोड होता है उसे हम लोग ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर सकते हैं। जेडीबीसी में कोई भी ऑटोमेटिक कोड जनरेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे हमने देखा कि हाइबरनेट किस तरीके से हमारे लिए ऑटोमेटिक कोड जनरेट करता है ना। तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। गाइज जेडीबीसी कैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है। कैशिंग का मतलब यह है गाइज कि सपोज कीजिए कि आपने एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है, यूजर क्रिएट किया और उस यूजर के इंफॉर्मेशन को आपने डेटाबेस में सेव किया। अब सपोज कीजिए कि आप उस यूजर के इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से रिट्राइव करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आप लोग यूजर का एक आईडी दीजिएगा, उस आईडी के बेस पे यूजर के इंफॉर्मेशन को आप लोग फेच कीजिएगा। तो सपोज कीजिए गाइज कि सेम यूजर ऑब्जेक्ट को आप लोग बार बार फेच करना चाहते हैं, तो इसमें जेडीबीसी क्या करेगा, बार बार डेटाबेस को हिट करेगा गाइज। जेडीबीसी में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कीजिएगा डेटाबेस से फेच करने के लिए, तो जेडीबीसी बार बार डेटाबेस को हिट करेगा। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं होता है गाइस। हाइबरनेट में अगर आप यूजर इन्फॉर्मेशन को एक बार फेच किया है तो हाइबरनेट उस यूजर इन्फॉर्मेशन का एक कॉपी बना लेता है गाइस, उसका एक रेप्लिका बना लेता है और उसे अपने पास स्टोर कर लेता है ना, उसे अपने पास कैश कर लेता है। अब सपोज कीजिए कि आप सेम यूजर ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन को फिर से आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमें डेटाबेस से ला के दो, तो अगली बार गाइज हाइबरनेट डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। उसने जो कैशे में जो यूजर ऑब्जेक्ट स्टोर किया था वहीं से आपको वो यूजर ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देगा। इस बार हाइबरनेट डेटाबेस को हिट नहीं करेगा गाइज। अगर आप यूजर ऑब्जेक्ट को 1000 बार आप डेटाबेस से फेच करना चाहते हैं तो हाइबरनेट सिर्फ डेटाबेस को 1 टाइम ही हिट करेगा। 999 टाइम्स हाइबरनेट आपको कैसे सही यूजर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके देगा गाइस। बट जेडीबीसी में ऐसा नहीं है। जेडीबीसी में अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस को हिट करते हैं, यहाँ पे अगर आप यूजर ऑब्जेक्ट को 1000 बार जेडीबीसी के थ्रू यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से 1000 बार फेच करते हैं तो जेडीबीसी 1000 बार डेटाबेस को हिट करेगा गाइस। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जेडीबीसी कैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब गाइस जो नेक्स्ट लिमिटेशन है जेडीबीसी का वो ये है कि जेडीबीसी लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है गाइस। लेजी लोडिंग का मतलब ये है गाइस कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जिस टाइम पे जरूरत है हमें वही रिकॉर्ड मिले, उसके अलावा हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए। बट जेडीबीसी में ऐसा नहीं होता है गाइस। जेडीबीसी बेसिकली ईगर लोडिंग को सपोर्ट करता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक यूजर क्लास है, उस यूजर क्लास में हमारे पास एक एड्रेस का एक मैपिंग है। तो अगर हम लोग गाइस यूजर ऑब्जेक्ट को फेच करना चाहते हैं, ईगर लोडिंग में क्या होगा, हमें यूजर ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही बट उसके साथ जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे एड्रेसेस फेच होके आएंगे। तो जेडीबीसी ईगर लोडिंग को ही सपोर्ट करता है गाइस। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं है। हाइबरनेट ईगर लोडिंग को भी सपोर्ट करता है और लेजी लोडिंग को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली अगर जेडीबीसी ईगर लोडिंग को सपोर्ट करेगा गाइस तो इससे कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस इश्यू भी तो है। तो सपोज कीजिए कि यूजर क्लास है, उसमें 3-4 और ऑब्जेक्ट के साथ मैपिंग है और हमें सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए गाइस। तो क्या होगा, यूजर क्लास के अंदर जितने भी मैपिंग्स हैं वो सारे रिकॉर्ड फेच होके आएंगे। तो उन रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए गाइस हाइबरनेट को क्वेरी तो जनरेट करना पड़ेगा ना एक एक रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इशू आएगा। तो ये एक जेडीबीसी का लिमिटेशन ही है गाइस कि जेडीबीसी लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। इस चीज़ को गाइस हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। जो भी न्यू बिगनर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पैसेंस बनाए रखिए, आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो इस तरीके से गाइज जेडीबीसी के लिमिटेशंस के ऊपर हमने देखा और हाइबरनेट उन लिमिटेशंस को किस तरीके से कवर किया वो भी हमने देखा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।